जीव जंतु को अपनी सुरक्षा के साधन दिए हैं। किसी को जहरीला डंक, किसी को तेज दांत, पंजे, सींग, यहाँ तक कि नाजुक फूल को भी कांटों का हथियार दिया। मगर हम इंसानों को मिला सबसे खतरनाक हथियार, दिमाग। हमने प्रकृति के जीव जंतुओं से सीखा और अपनी सुरक्षा के हथियार बनाए और सीखी युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट। भारत में भी ऐसी कई युद्ध कलाओं का जन्म हुआ। मैं मानसी राज भारत की इन्हीं युद्ध कलाओं के बारे में जानने कश्मीर आई हूँ। इन खूबसूरत हिमालय पर्वतों और पीर पंजाल के पहाड़ों के बीच फैली हुई इस घाटी को धरती की जन्नत का नाम दिया है। मैं यहाँ की जिस युद्ध कला के बारे में जानने आई हूँ, इसके बारे में 30 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। इस युद्ध कला का नाम स्के है। इतनी असरदार युद्ध कला कश्मीर के इतिहास में कहीं गुम हो गई थी, लेकिन इतिहासकार कालहन की किताब राज तरंगिनी से स्के के बारे में जानकर एक आदमी ने इसे फिर से लोगों के सामने लाने का फैसला किया। ये है ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर। मैं कश्मीर से बिलोंग करता था, तो मैं सोचा बीइंग कश्मीरी मेरा हक बनता कि अपने रियासत और ख़ासकर अपने देश का के लिए कुछ करूं। तो उसके मद्देनज़र मैंने पूरी हिस्ट्री इसकी की पढ़ी, इस पर रिसर्च किया, इसकी जो जंगी कलाएँ थे, कैसे खेला जाता था, बुज़ुर्गों से बातें ले ली। उसके बाद फिर उसको एक फेडरेशन का रूप दे दिया ताकि पूरी दुनिया में हम भी सर उठा के कहे कि भाई ये हमारे हिंदुस्तान का मार्शल आर्ट है। ये तो कश्मीर अपनी हंसी वादियों, दिलकश मौसम, केसर और सेबों के लिए मशहूर है, पर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इस जन्नत के जन्म की कहानी क्या है। कश्मीर का इतिहास देखोगे तो महाभारत से पहले का मिलता है इतिहास का। राज तरंगी में कश्यप ऋषि के वजह ये पूरा सर, इसको उस वक्त सती सर बोलते थे, सती सर, यानी कि पूरा पानी पानी भरा हुआ था, झील जैसा था। तो वक्त के साथ मतलब फिर कश्यप ऋषि आए, उन्होंने वहाँ से पानी निकाला और फिर जो लोग जंगल्स में थे, फॉरेस्ट्स में बचे हुए थे, तो वो धीरे धीरे नीचे आने लगे, जो शफर्स थे, बाकी थे। स्के की उत्पत्ति के बारे में भी दो कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक का संबंध एक प्रलयकारी तूफान से है, जिसे तूफाने नूह कहते हैं। तूफान नूह का जिक्र है, जिसका जिक्र आप जैसे कुरान है उनमें देखोगे, बाइबल में उसका जिक्र है। अगर आप कुरान में जाओगे, जो इस्लामिक बुक है, उसमें भी तूफान नूह का जिक्र है। उसमें भी उसका जिक्र आपको मिलेगा कि तूफान नूह कब आया था, कितना इलाका उसने डिस्ट्रॉय किया, कहाँ से किया। तो उसका एक पार्ट कश्मीर का भी हिस्सा है। तूफान नूह से पहले किंग दिया देव सिंह कश्मीर में थे, जबकि कश्मीर पे हमेशा हमले होते रहते, बाहर के इलाकों के इन्वेडर्स के अटैक्स हमेशा रहते थे। तो उस वक्त जंगी सूरत हाल से निपटने के लिए कश्मीर के फॉरेस्ट्स थे, तो उन्होंने इस आर्ट को अपने सोल्जर्स, जो उनके सिपाही हुआ करते थे, उनको सिखाया। तो उससे यही फ़ायदा हुआ कि बहुत देर तक कश्मीर जो है बैरूनी हमलों से बचता रहा। उसके बाद फिर तूफान नूह में डिस्ट्रॉय हो गया, और यही आर्ट उस वक्त भी उन लोगों को बचाने के काम आया जो जंगल्स में थे, क्योंकि वो उससे शिकार करते थे, जानवर का, और अपना बचाव करते थे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भारत में आर्य जाति के लोगों के आक्रमण से पहले उन शैव नागा साधुओं ने इस युद्ध कला का इजाद किया, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए थे। एक्चुअली कश्मीर में जिसने भी रूल किया है, तो उन्होंने इसको अपनाया है। जितने भी लोग, चाहे नागाज थे, चाहे पठान्स थे, चाहे ईरान के लोग थे, या कहीं और से भी जिसने भी कश्मीर पे मतलब हुकूमत की है, उसने हर वक्त जो वहाँ का ट्रेडिशन था, वहाँ की जो युद्ध नीति थी, उसको अपनाया है और वहाँ पे हुकूमत की है। बिना उसके अपनाए हुए वो वहाँ पे हुकूमत नहीं कर सकते थे। कश्मीर का इतिहास बेहद खून खराबे से भरा रहा है। हर ताकतवर बादशाह या राजा इस जन्नत पर अपना कब्जा करना चाहता था, और ये सिलसिला आज भी जारी है।
अगर आप राजतरंगी में जाओगे, थ्रू राजतरंगी जाओगे, तो वहाँ पे आपको किंग दिया देव सिंह का पूरा डिटेल मिलेगा। दिया देव सिंह का, अवंती वर्मा का, हर राजा का, जिसने राजा ने कश्मीर पे हुकूमत की है उसका डिटेल मिलेगा। और उसके साथ सिक्के का इतिहास भी साथ में मिलेगा कि वो लोगों ने जो अपने उनके खिलाफ, मतलब सोल्जर्स हुआ करते थे, उनको इसकी ट्रेनिंग क्यों दी जाती थी। सन 1300 के आसपास कश्मीर की घाटी पर इस्लाम का असर हो चुका था। उस वक्त के बारे में लिखे गए ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये दर्ज है कि कश्मीर में एक तलवारबाजी की युद्ध कला मौजूद थी। ये युद्ध कला शमशीरी जैं थी। शमशीरी जैं को ही बाद में स्के कहा जाने लगा। शमशीर जन मीन्स तलवारबाजी। तलवारबाजी, शमशीर उर्दू वर्ड है। शमशीर बोलते हैं तलवार को, फारसी में भी शमशीर ही बोलते हैं। क्योंकि आपने जब कश्मीर की बीच में जाओगे, वहाँ पे पर्शियन, फारसी, पश्तो, संस्कृत, ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है। जो वहाँ के फाइटर्स थे, वो जो तलवारबाज थे, उनको शमशीरबाज भी कहते थे। 1384 में ईरान से पीर मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर आए। उनके साथ ईरान और पर्शिया की कला, वास्तुकला, संस्कृति और संगीत का असर कश्मीर के हर पहलू पर पड़ने लगा। इतिहासकार ये मानते हैं कि पर्शियन संस्कृति के असर की वजह से कश्मीर की इस युद्ध कला शमशीरी जै को फारसी में के नाम से पुकारा जाने लगा। एक्चुअली जो सिक्के है वर्ड, इसका मीनिंग है रफ्तार, स्पीड। साथ के साथ हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसका मीनिंग है नॉलेज ऑफ वॉर, जंगी हुनर। तारीख फरिश्ता नाम की किताब है जिसमें मोहम्मद कासिम ने लिखी है। तो उसमें क्लियर लिखा है कि कश्मीर, मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है या सुना है कि कश्मीर में तलवारबाजी होती थी और तलवारबाजी के जो मुकाबले या फाइटर्स मिलते रहते थे, जो तलवारबाजी से, लाठी से और डाल से आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कश्मीर के इतिहासकार कलाहन ने उस दौर में स्के के प्रचलन और राजघरानों द्वारा इस युद्ध कला को प्रमुख तौर पर अपनाए जाने के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने कारकोटा वंश के राजा ललितादित्य के युद्ध अभियानों के बारे में लिखा था। राजा ललितादित्य का शासन 724 AD से 760 AD तक था। उनके मुताबिक राजा ललितादित्य और उनके सैनिक स्के कला के माहिर थे। ललित आदित्य की बात है तो उसका मेन रोल रहा है कश्मीर में। कि जब तिब्बतियन अटैक्स हुए, जहाँ चाइना की बात है, चाइना से या अफगान से जो अटैक्स होते रहे इस पर, या तिब्बतियन, चाइनीज़, अफगान से जब अटैक होते रहे, तो उस दौरान किंग ललित आदित्य ने बहुत मेजर रोल वहाँ पे अटेंड किया हुआ है, मतलब कश्मीर को दिफा करने के लिए। स्के के युद्धों में इस्तेमाल होने के बहुत सारे किस्से हैं। जैसे एक किस्सा 16th सेंचुरी का है। मुगलों का शासन भारत के बहुत बड़े हिस्से पर था। आखिर उनकी नज़र धरती की इस जन्नत पर पड़ी गई। 1586 में बादशाह अकबर की मुगल सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया, मगर कश्मीर के राजा यूसुफ शाह चेक ने स्के मार्शल आर्ट की तकनीकों का इस्तेमाल कर ऐसे कई हमलों को बखूबी नाकाम कर दिया। जहाँ तक मुगल दौर का सवाल है, मुगल्स ने बहुत बार कश्मीर पर अटैक किया, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। तो फिर जो वहाँ का राजा था उस ज़माने में, अली शाह, फिर उसके बाद उसके बेटे ने हुकूमत ले ली। 1579 में वहाँ के उसके बेटे यूसुफ शाह चक ने वहाँ हुकूमत ले ली। यूसुफ शाह चक हुकूमत करता रहा। उसने 1579 से 1586 तक हुकूमत की। मुगलों ने बहुत कोशिश की थी कश्मीर को मतलब रूल करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर उन्होंने जब सिर्फ किंग को बुलाया, उस वक्त उसको बोला अपनी सेना ने, हम लड़ेंगे, आप मत जाइए इसके लिए उनके साथ। लेकिन वो चला गया। उन्होंने कहा नहीं, हम देखते हैं मुगलों के साथ बात करके कोई अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे कि ये बार बार हमारे ऊपर अटैक ना करे। फाइनली जब वो वहाँ चला गया तो उन्होंने किंग को ही अरेस्ट किया। किंग को, यूसुफ शाह चक को अरेस्ट करने के बाद फिर उनका रास्ता साफ होके उन्होंने फिर हुकूमत कर दी। हार तो मिली, पर वो स्के सैनिक चुप नहीं बैठे, मौके की ताक में तैयार रहे। फिर तकरीबन 1 महीने बाद 19 नवंबर की रात को चुनिंदा स्के सैनिकों ने अचानक एक साथ मुगल छावनी और कई ऐसे ठिकानों पर हमला कर दिया। यूसुफ शाह चक के गिरफ्तारी के बाद जब यूसुफ शाह चक को अरेस्ट किया गया,
उसके बाद जो यूसुफ चेक की जो सेना थी वो बिखर गई, क्योंकि जब मोहम्मद कासिम शाह ने जब हमला किया कश्मीर पे, तो उस दौरान उसने जब हुकूमत जमाई, उसके बाद मुगल जो वहाँ पे थे कश्मीर में, जो उन्होंने हुकूमत जमाई थी, तो उनको बहुत मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहती थी कश्मीर के फाइटर्स से, और वो सीधी उनके साथ लड़ाई नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से वही गुरेला वार जो ये था स्के था, ये गुरेला वार के लिए सबसे मशहूर है, तो उन्होंने फिर से गुरेला वार शुरू कर दिया, और उसमें डिफरेंट टुकड़ियाँ बनाई, टोलियाँ बनाई जाती थी, जो मुगल से कश्मीर को खाली करवाना चाहते थे और उन पर हमले बार बार कर देते थे। उसमें एक मोहम्मद नाजी का भी मेन रोल किरदार रहा है, जिसने बार बार मतलब मुगलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके कोई भी सीख सकता है, और इसमें लड़कियां काफी दिलचस्पी ले रही है। ऐसी एक युवती है मरिया खान, जिसने 22 साल की छोटी सी उम्र में स्के की स्टेट और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में कई खिताब हासिल किए हैं, और वो खुद एक एक्सपर्ट ट्रेनर भी है। Sekai martial arts is more helpful for the women. The use of the stick and the shield, of course. But at present day, if you are talking about the self-defense, the most important thing for any woman to learn. And I believe Sekai martial arts is one of the martial art which can actually help women to protect herself. पारंपरिक तौर से स्के में एक धार वाली तलवार और ढाल का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्के में बिना किसी हथियार के भी लड़ने के काफी तरीके और तकनीक है। Unarmed technique is the use of complete body, which includes a hand and kick. There are 4 points, which is the use of punches, blocks, kicks, and the chop. There are 4 punches in Sekai, that face punch, stomach punch, and below the belt or the center punch. 1753 में युद्ध के बाद कश्मीर का शासन मुगलों से अफगानों के हाथ आया, लेकिन स्के लड़ाकों की आज़ादी की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उनका सामना अब एक नए दुश्मन के साथ था। इतनी शिद्दत से सालों साल तक बस एक ही मकसद पर डटे रहना, क्या ये भी स्के की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है? First lesson which I learned was the control your anger, believe in yourself. These are the first few lessons which is more important than anything else. If you are not confident, if you are not mentally prepared, if you are not controlling your anger, if you are just an angry person, you are just a dangerous machine. कश्मीर के बदलते इतिहास और विदेशी शासकों द्वारा लगाई गई पाबंदियों के चलते हुए स्के ने युद्ध कला से तब्दील होकर एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट का रूप ले लिया है। एंशिएंट वक्त का जो स्के था वो मतलब जंगी था, तलवारबाजी थी, या तो आज का जो है वो टोटली स्पोर्ट्स माध्यम है उसका। हाँ, कुछ चीज़ें पुरानी है, लेकिन टोटल अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स में हम चले गए हैं, इसको कल्चरल स्पोर्ट्स करके। प्रैक्टिस में स्वॉर्ड की जगह पर इस फाइबर से बनी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो लेदर से कवर्ड है और इसे तुरा कहते हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 फीट लंबाई में होती है। इसके अलावा चमड़े से बनी इस ढाल का भी इस्तेमाल होता है, इसे बरगुला कहते हैं। जितने भी मार्शल आर्ट्स में देखोगे आप, जो उनको परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए उसके लेसन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, कि जिसमें आपको अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ें सिखाई जाती है, तो वही खवन के होते हैं। डिफरेंट तरीके वार कलाओं के, युद्ध कलाओं के डिफरेंट तरीके होते हैं ये, जिसको जहाँ पे आपको हमला और बचाव
दोनों चीज़ें सिखाई जाती है। Kwanke is basically the use of sword and shield. But yes, if we don't have, we can use our complete body. We can use our forearm as a sword. We can use our other arm as a shield. If someone is attacking on us, we can block it like that, and we can simultaneously, we can give a chop, and we can defend ourselves. मातोल जो एक इवेंट है इसमें इंक्लूड हमने किया हुआ है पावर ब्रेकिंग का, उसको भी फ्री हैंड ही हम यूज़ करते हैं। Matol is about the breaking techniques, the use of your hand and your leg to break anything what you get. Basically, we break the tiles and the bricks. Matol is basically provide you the great energy and it gives the actual self-confidence that yes, we can compete, we can defend ourselves. Is basically to increase your self-defense and the confidence. It's all about Matol. Lower fight is a one-on-one fight that you are with your weapon, the sword and shield, and your opponent is the same. It's to attack and to defend. With the use of the sword, you need to attack. You can attack in someone's head, the chest level. You can go to the other part of the body. But if you're talking about the competition, if you're going to the competition, there are some points where you can only hit. You can't go beyond that. The points are there here, okay, on the ears, head, and the chest level, ribs, and both the ribs. Okay. Here you get the points. स्के में एक आधुनिक तरीका भी जोड़ा गया है जिसे एरो स्के कहते हैं। ये युवकों को बेहद पसंद है। Aero Sekai is a modern form of Sekai. Especially for the new generation who is interested with the music and the martial art. It's the most helpful form of Sekai, basically. It's more related to aerobics, that the use of dance and actually heat up the body completely. We are dancing and we are just using our techniques. This actually gives us a bit confidence, and it actually, if someone is doing Aero Sekai, he or she actually can enjoy that thing and the martial art as well. कश्मीर अफगानों के बाद सिख साम्राज्य के अधीन हुआ। उसके बाद कश्मीर का शासन डोगराओं के हाथ आया। इन सभी शासकों की दमनकारी नीतियों के चलते हुए स्के का चलन कम होता गया। मुगलों के जाने के बाद के कश्मीर से वैनिश होता गया, उस पर असर बहुत ज़्यादा असर पड़े। फिर राजा आते गए, उनको कश्मीरी लोग जो है वो प्रॉपरली उनको नहीं अपना पाए, या वो कश्मीरी उनको नहीं अपना पाए, तो इसलिए उनको खतरा था कि ये लोग जो है ये हमला कर देंगे हमारे ऊपर। तो उन्होंने उनके जो फाइट मतलब जो जहाँ भी ये ट्रेनिंग सेंटर्स हुआ करते थे उनको बैन कर दिया, और जिसके पास भी ये तलवार या ऐसे कुछ बालाए होते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इसको कश्मीर से वैनिश किया गया। महाराजों को डर था कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम यहाँ पे हुकूमत नहीं कर पाएंगे। वही वजह है कि आज जो ये स्के है ये उतना पॉपुलर नहीं है जितने कि कुछ और आर्ट्स है। आज स्के के जानने वाले सिर्फ कुछ खिलाड़ी हैं, मगर एक जमाने में स्के के माहिर बहादुर योद्धा हुआ करते थे। जहाँ पर आप पूरे वर्ल्ड में स्के के फाइटर्स देखोगे तो सबसे बेस्ट फाइटर्स पामपोर के हैं। तो वहाँ से, क्योंकि इसकी शुरुआत भी वहाँ से, उनकी खून में बसा हुआ है वहाँ के लोग जब फाइट करने आते हैं नेचुरल फाइटर्स वो होते हैं, जो अब भी वो लोग थोड़ा करते हैं। वहाँ पे जो उनकी शादियाँ होती है, बाकी चीज़ें होते हैं, उसमें इसको यूज़ करते रहते हैं। या जब रिवाइव इसको किया तो पामपोर से ही रिवाइव किया। आज की युवा पीढ़ी खुशकिस्मत है कि ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर जैसे लोग इसे बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 7 मई 1987 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मतलब मकसद ही था कि इस स्के को प्रमोट करना। और फिर
इसके कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होते रहे धीरे धीरे। फिर 2002 में हमने स्की फेडरेशन ऑफ इंडिया को एज ए रजिस्टर्ड फेडरेशन, उससे पहले भी स्की फेडरेशन ऑफ इंडिया थी लेकिन रजिस्टर्ड नहीं थी, 2002 में जून 2002 में हमने इसको एक रजिस्टर्ड फेडरेशन बनाई रजिस्टर ऑफ सोसाइटी से, जिससे लगातार फिर इवेंट्स शुरू कर दिए पूरे भारत में इसको फैलाने के लिए। और आज दुनिया की 62 कंट्रीज में खेला जाता है और पूरे भारत में खेला जाता है। The present status of Sekai in past few years, if we are talking about, is more developed game. Okay, in ancient time we were using the sword and a shield just to protect ourselves, just to get the good food. But today is a game. Okay, unfortunately, the Indian government recognized this as an Indian game, Indian martial art. बेशक स्केक युद्ध कला की तरह नहीं रहा, लेकिन लगता है कि इस नए अवतार में स्के अपनी नई पहचान बनाकर रहेगा। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.